संग्राम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। विधानसभा चुनाव करीब आ गया है, इसलिए नेताओं की जुबान पर तलखी पड़ गई है। लेकिन इन सब के बीच दिलचस्प बात यह है कि भाजपा नेता सीधे तौर पर हरीश रावत को टारगेट कर बयानबाजी कर रहे हैं, जिससे 2022 का चुनाव भाजपा वर्सेस हरीश रावत नजर आ रहा है। मैं मेरे युवा मोर्चा के अध्यक्ष को भेजता हूं, यहाँ हो जाए देहरादून के चौराहे पर दो हाथ। शुक्रवार को नेशनल हाईवे बंद कर वहां नमाज पढ़ने की इजाजत दे देते हैं। जुम्मे की नमाज को लेकर के, शुक्रवार की नमाज को लेकर के कहा है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि सारी अपनी फौज फर्रा सीबीआई इत्यादि जो भी जितने उनके पास विंग हैं सबको लगा दें और वो नोटिफिकेशन, वो अधिसूचना दिखा दें। कैप्टन और सिर्फ बैट्समैन करके आ गया। अभी बैट्समैन कैप्टन बैट्समैन हराने के लिए और बैट्समैन कैप्टन हराने के लिए बहुत जिद्दी काम कर रहे हैं। 2022 का विधानसभा चुनाव करीब आते ही हरीश रावत पर भाजपा के हमले और तेज हो गए हैं। पार्टी के केंद्रीय नेताओं से लेकर संगठन के तमाम बड़े नेताओं ने हरीश रावत को अपने एजेंडे में लिया है और शब्द भेदी बाणों की बौछार कर रहे हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी राजनीति के एक अलग ट्रैक पर चलना शुरू हो गई है और ये ट्रैक भारतीय जनता पार्टी को उसके केंद्रीय नेताओं ने दिया है। पिछले दिनों अमित शाह जब देहरादून आए तो उनके भाषण का पूरा फोकस हरीश रावत पर था और वो पूरी तरह से हरीश रावत पर हमलावर थे। इस बात को लेकर के राजनीतिक पंडितों में भी हैरानी थी कि देश का गृह मंत्री केवल हरीश रावत को फोकस क्यों कर रहा है, उस कांग्रेस को क्यों नहीं कर रहा है जिससे उसको चुनाव लड़ना है, उसकी पार्टी को चुनाव लड़ना है। तो इसी सब यही जो पूरी जद्दोजहद चल रही है, इसमें एक तरह से ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी एक कोशिश ये कर रही है कि ये चुनाव हरीश रावत वर्सेज भाजपा हो जाए और कांग्रेस ना रहे। मगर जानकार बताते हैं कि ये भाजपा की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि हरीश रावत अपनी ही पार्टी में अकेले पड़ जाएं। मगर हरक सिंह रावत का मानना है कि हरीश रावत को टारगेट करना ठीक नहीं है, इससे उल्टा हरीश का ही फायदा होगा। मुझसे अगर कोई सही कहे तो ज्यादा किसी को अगर टारगेट अगर आप करते हैं तो वो मजबूत होता है। मेरी रणनीति अगर मुझसे कोई कहता तो मैं दूसरी रणनीति बनाता। मैं तो टारगेट उसको करता जो दौड़ में नहीं है, उसको आगे करता, टारगेट करता। जैसे कि जो है अब पता नहीं, टारगेट तो करने नहीं चाहिए किसी को। और हमारी थीम भी और हमारी लड़ाई का थीम भी भाजपा वर्सेस कांग्रेस है। व्यक्तिवादी राजनीति नहीं है कि धामी वर्सेस हरीश रावत हो। ये सिद्धांतों की राजनीति है, भाजपा वर्सेस कांग्रेस। उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस दो बड़ी पार्टियां हैं। सियासी नजरिए से देखें तो अब उत्तराखंड का विधानसभा चुनाव भाजपा बनाम हरीश रावत नजर आ रहा है। जानकार बताते हैं कि भाजपा में जोर इस बात पर दिया जा रहा है कि अगर सत्ता वापसी करनी है तो हरीश रावत को रोकना होगा। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी इसी चीज को लेकर फोकस कर रही है और वो उसके सभी नेताओं का, केंद्रीय नेताओं से लेकर के प्रदेश में मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, चुनाव प्रभारी, प्रदेश प्रभारी, सभी का हमला पूरी तरह से हरीश रावत पर हो रहा है। अब देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी की इस रणनीति का, इस कूटनीति का क्या अंजाम होने वाला है, उसे कितनी सफलता मिलने वाली है, इसके लिए हमें कुछ प्रतीक्षा करनी होगी। अपने सहयोगी कैमरामैन सोहन परमार के साथ देहरादून से एबीपी गंगा के लिए अजीत सिंह राठी। उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी पूर्व सीएम हरीश रावत पर प्रहार किया है। मुख्यमंत्री ने नमाज की छुट्टी के बहाने हरदा पर निशाना साधा है। जब मैं छुट्टी करी तो मुझे जो है अपन कमेंट लगी थी, ये दिन तो अतवार छ, अतवारा दिन छुट्टी करेली मुख्यमंत्री। अरे मिल की भैया, अतवारा दिन छुट्टी न कर रहा है, एक दिन बाद एक छुट्टी करेली। जिस दिन अतवार से वो कहे अगले दिन के लिए छुट्टी करेली। अब छुट्टी हो गया पूरी, लेकिन उन्हें पता से कब छुट्टी करी अपन समय में जब उन मुख्यमंत्री थे, उन्होंने छुट्टी करी शुक्रवार जानता ना क्यों? वो दिन क्यों? नमाज पढ़ना। नमाज जानते ना, फर में टोपी लगाए हुए नमाज को पढ़ता। मैं कह को नाम न ले, मैं पल्ली कह ली कि मैं सपन को सम्मान करना।
हम छुट्टी कर उमरिया जो हमारे 30 त्योहार छन जो कई साल बेटे हम मनूना। और इसी बीच राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने भी कांग्रेस पर बड़ा प्रहार कर दिया है। उत्तराखंड से कांग्रेस का सूपड़ा होगा साफ, ये अनिल बलूनी ने कहा है। 2022 में भाजपा सूबे में सत्ता वापसी करेगी। बलूनी ने हरीश रावत पर भी निशाना साधा है, तो कांग्रेस पर प्रहार किया है। कांग्रेस तो लुप्त प्राय हो चुकी है ना, कांग्रेस में क्या कुछ है। और मैं तो सबसे कहता हूं कि हरीश रावत जी के बारे में भी कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हमको तो अपनी योजनाएं हमारी इतनी सारे काम कर रहे हैं, हम क्यों कांग्रेस के लिए करें। कांग्रेस इस चुनाव में उत्तराखंड से नेस्तानबूद हो जाएगी, कांग्रेस का यहाँ समापन हो जाएगा। और आप देखिएगा कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी इस मिथक को तोड़ के कि दोबारा पहाड़ी के राज्यों में नहीं जीते, हम जीतेंगे और बड़े मार्जिन के साथ जीतेंगे। और बड़ी खबर यह है कि उत्तराखंड में कोरोना के केस नहीं रुक रहे हैं। आज भी कोरोना के 16 नए मामले सामने आए हैं। उत्तराखंड में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 158 हो गई है। देहरादून में कोरोना के 9 नए मामले सामने आए हैं। तो उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 16 नए केस सामने आए हैं उत्तराखंड में। रोजगार और खनन को लेकर धामी सरकार के मंत्री सुबोध उनियाल ने आंकड़े जारी करते हुए विपक्ष के सवालों का जवाब दिया है। विपक्ष ने धामी सरकार पर रोजगार और खनन में भ्रष्टाचार को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सुबोध उनियाल का कहना है कि 2014 में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद हरीश रावत ने खनन के 157 पट्टे दिए थे। सुबोध उनियाल ने कहा कि हरीश रावत सरकार के समय ही खनन रोके गए, अधिकारियों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई। हरीश रावत जी 2014 में जब राज्य में मुख्यमंत्री बने और 2017 तक वो मुख्यमंत्री पद पर रहे। इस दौरान कुल 157 लॉट इनके द्वारा स्वीकृत किए गए, जिसमें नैनीताल जनपद में 13, हरिद्वार में 67, देहरादून में 11, चमोली में 3, पौड़ी गढ़वाल में 7, पिथौरागढ़ में 7, रुद्रप्रयाग में 6, टिहरी गढ़वाल 5, अल्मोड़ा 1, उत्तरकाशी 3, चंपावत 11, बागेश्वर 14, कुल 157 लॉट ये जो हरीश रावत जी के मुख्यमंत्री काल में स्वीकृत किए गए। और ये वही काल है, अगर आपको याद होगा, एक हमारी IFS ऑफिसर कल्याणी जिसके ऊपर हल्द्वानी में डंपर चलाने का प्रयास किया गया। इतना ही नहीं, सुबोध उनियाल ने हरीश रावत को चुनौती देते हुए कहा कि सरकार की ओर से रोजगार के सारे आंकड़े दे दिए गए हैं, जो हरीश रावत के संन्यास लेने के लिए काफी हैं। उनियाल ने कहा कि हरीश रावत ने 3200 रोजगार लोगों के नाम मांगे थे, लेकिन सरकार के आंकड़े उनसे कहीं ज्यादा। उनके द्वारा गैर जिम्मेदाराना बयान, जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि इस राज्य में अगर भारतीय जनता पार्टी के शासन में 3200 लोगों को भी नौकरी लगी होगी तो मैं संन्यास ले लूंगा। तो मुझे लगता है संन्यास का समय आ गया, क्योंकि मैं आपको विभाग के प्रमाणित आंकड़े आपको दे रहा हूं, जो कि सीधे सीधे जिनमें आउटसोर्सिंग से माध्यम से और उसके अलावा जो प्रोजेक्ट पे हमने रोजगार दिया वो शामिल नहीं है। हजारों लोगों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से भी नौकरी दी गई है और सैकड़ों लोग प्रोजेक्ट में भी काम कर रहे हैं और स्वरोजगार की तमाम योजनाएं बना करके लाखों लोगों को हम लोगों ने रोजगार उपलब्ध कराया। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ के वरदायनी मंदिर परिसर में 100 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि पिथौरागढ़ देवभूमि और वीरों की भूमि है और तिरंगा देशभक्ति बढ़ाने के साथ हमारी एकता अखंडता का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि तिरंगा युवाओं में देशभक्ति को बढ़ाने का काम करे। और इसके साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने पैतृक गांव भी पहुंचे, जहां सीएम धामी ने अपने इष्ट देव मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस दौरान सीएम के परिवार के लोग भी मौजूद थे। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी उत्तराखंड दौरे पर हैं। अनिल बलूनी अपने पैतृक गांव नकोट में इगास पर्व मनाने आए हैं। अनिल बलूनी ने लोगों से भी अपील की है कि इस बार इगास पर्व को इतनी धूमधाम से मनाया जाए कि इसे याद रखा जाए।
कि ये मौका है। ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून की जनता इस बार धूमधाम से इगास मनाए। इस त्यौहार को पूरे उत्तराखंड का त्यौहार बनाना है। जिस प्रकार से नवरात्रों में गरबा गुजरात के अंदर होता है, जिस प्रकार से बिहार के अंदर छठ होता है, जिस तरह से बंगाल के अंदर काली दुर्गा पूजा होती है, उस तरह से इगास उत्तराखंड का एक ऐसा त्यौहार बने, इसको हम बहुत बड़ा स्वरूप दें, उत्तराखंड की पहचान बने। मैं ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून की जनता से हाथ जोड़कर आग्रह करता हूँ, सब नागरिक भाई बहनों से आग्रह करता हूँ कि इस बार इगास ऐसा मनाएं कि पहाड़ की जनता भी देखे कि नीचे मैदान में कैसा इगास होता है। पिथौरागढ़ की धारचूला विधानसभा सीट का क्या सियासी समीकरण है? ये सीट कांग्रेस के लिए बेहद अहम है क्योंकि यहां पिछले 2 टर्म से कांग्रेस से चुनाव जीत रही है। पिथौरागढ़ की धारचूला विधानसभा सीट कांग्रेस के साथ साथ भाजपा के लिए भी बेहद अहम है। पिछले 3 चुनाव में हार जीत का गणित देखें तो धारचूला सीट को अब तक भाजपा जीतने में नाकाम रही है। 2002 में हुए विधानसभा चुनाव में इस सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी गगन सिंह की जीत हुई थी, जबकि 2007 के चुनाव में भी गगन सिंह बतौर निर्दलीय प्रत्याशी चुने गए थे। 2012 के चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस के हरीश धामी चुनाव जीत गए, मगर हरीश धामी ने 2014 में हरीश रावत के लिए इस सीट को खाली कर दिया। इस सीट पर 2014 में हुए उपचुनाव में हरीश रावत चुनाव जीत गए। 2017 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने फिर से हरीश धामी को मैदान में उतारा, जिन्होंने भाजपा प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह पाल को शिकस्त दी थी। हरीश धामी को भरोसा है कि इस बार भी जनता का आशीर्वाद उन्हें ही मिलेगा। तो मेरी नैतिकता मेरी जिम्मेदारी है, मैं हमेशा उसके लिए तत्पर रहता हूँ, चाहे आपदा का समय हो या कहीं पर भी किसी को कोई दिक्कत होती हो, जनता को, क्षेत्रीय जनता के लिए, उसके लिए मैं हमेशा वहाँ पर जो है तत्पर हूँ। और जनता को विश्वास भी है कि पिछले 5 सालों में हमने जो काम किया है वो आज तक कोई नहीं कर पाया। धारचूला सीट पर पिछले 4 चुनाव में भाजपा खाता नहीं खोल पाई। 2017 में मोदी लहर के बावजूद भाजपा प्रत्याशी की हार हुई। इस बार सूबे में सियासी समीकरण वैसे भी बदले हुए हैं, जिससे इस बार भी सीट पर कमल खिलने की संभावना कम ही नजर आ रही है। पिथौरागढ़ से एबीपी गंगा के लिए योगेश पाठक की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं कि पिछले चुनाव का नतीजा क्या रहा था। 2017 विधानसभा चुनाव में इस सीट से कांग्रेस ने हरीश धामी को मैदान में उतारा था। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी वीरेंद्र पाल को शिकस्त दी थी और हरीश धामी दूसरी बार विधायक चुने गए थे। अब आपको दिखाते हैं कि धारचूला क्षेत्र की जनता के बड़े मुद्दे कौन कौन से हैं। देखिए, इलाके में संचार सेवा की समस्या है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुख्य मार्ग से लेकर आंतरिक मार्गों के हालात ठीक नहीं है। इसके साथ ही साथ स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है और आपदा से प्रभावित गांव का विस्थापन करना भी एक प्रमुख समस्या है। शिक्षा की स्थिति भी ठीक नहीं है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि धारचूला की जनता विधायक के काम को किस तरह से देखती है। जो ये मुंशियारी से मतकोट भरम होते हुए जौनजीबी से मुंशियारी, जो एक गरीब के पास है जो सड़क, उसकी दशा इतनी दयनीय हो चुकी है, कभी भी बहुत बड़ी जान माल की खतरा हो सकता है। रास्ते का इतना बुरा हाल रहा इस बार। 4 महीने से सड़क बंद हुए 4 महीने हो गए, अभी तक कोई सड़क ढंग से नहीं खुल पा रहा है। बड़ी खबर यह है कि पिथौरागढ़ में सीएम धामी ने बड़ी घोषणा की है। डीडी हाट महोत्सव को लेकर बड़ी घोषणा की गई है। डीडी हाट महोत्सव को राजकीय महोत्सव घोषित किया गया है। पिथौरागढ़ में सीएम धामी ने बड़ी घोषणा की है। डीडी हाट महोत्सव को लेकर ये बड़ी घोषणा की गई है। डीडी हाट महोत्सव को राजकीय महोत्सव घोषित किया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से। बड़ी खबर इस वक्त पिथौरागढ़ में सीएम धामी ने बड़ी घोषणा की है और ये घोषणा डीडी हाट महोत्सव को लेकर की गई है। डीडी हाट महोत्सव को राजकीय महोत्सव घोषित किया गया है। देखिए, चुनावी साल है, ऐसे में तमाम कोशिशें की जा रही हैं जनता को रिझाने के लिए, जनता के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए, और इसीलिए अब बड़ी बड़ी घोषणाएं राजनेताओं की तरफ से की जा रही हैं। और आचार संहिता लगने से पहले तमाम जो कार्य हैं उनको पूरा सरकार भी कर लेना चाहती है।